कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आप सब ने फील किया होगा, ओवरथिंकिंग। रात के 2 बजे आप बेड पर लेटकर सीलिंग को घूर रहे हैं। दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं। कल की मीटिंग की टेंशन, पास्ट की कोई बात का रिग्रेट, फ्यूचर का अनसर्टेनिटी। ओवरथिंकिंग का ये हाल है कि बिना पता चले ये हमारी खुशी को चूस लेता है, एक अननोटिस्ड डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह जो हमारी कामनेस पे अटैक करता है। टाइम वेस्ट होता है, इमोशनल एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और हम एक तरह से साइकोलॉजिकल पैरालिसिस में आ जाते हैं। मतलब सोच सोच के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में ओवरथिंकिंग हम सबका दोस्त भी है और दुश्मन भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर फैसला करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, चाहे करियर चूज करना हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना हो या वीकेंड पे कहाँ जाना है। स्पेशली 25 से 40 साल के इंडियन यंग एडल्ट्स के लिए ओवरथिंकिंग इज ऑलमोस्ट अ डेली रिचुअल। करियर प्रेशर इतना है, नई जॉब ट्राई करूं या करंट जॉब में स्टिक करूं, एमबीए करूं या नहीं, स्टार्टअप ज्वाइन करूं या गवर्नमेंट एग्जाम दूं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस और फाइनेंशियल वरीज के बीच हम डिसीजन को लेकर ओवर एनालाइज करते रहते हैं। रिलेशनशिप्स में भी यही हाल है, जैसे कि उसका लास्ट मैसेज ओके था, शायद वो नर्वस है। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर रात भर सोच सकते हैं। सोशल मीडिया ने एक नई फोमो की प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। इंस्टाग्राम पे सबकी परफेक्ट फोटोज देखकर लगता है हम किसी चीज से मिस आउट कर रहे हैं और फिर हम अपनी लाइफ चॉइसेस को कंपेयर करके ओवरथिंक करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग की फीलिंग कुछ ऐसी है जैसे दिमाग एक वेब ब्राउजर की तरह खुला है जिसमें एक के बाद एक नए थॉट का टैब ओपन होता जा रहा है। यू ट्राई टू स्लीप, पर ब्रेन शट डाउन होने का नाम ही नहीं लेता। आप रिलैक्स भी नहीं कर पाते क्योंकि सोचने की मशीन चलती ही जा रही है। An inability to think about anything else, constant worry, unable to relax, ये सब ओवरथिंकिंग के साइंस हैं। हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनारियो सोचना, अपने ही डिसीजंस को बार बार सेकंड गेस करना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सोचकर खुद को ब्लेम करना। If you can relate to these, you're probably an overthinker. और बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। अब बात करते हैं कि क्यों होता है ओवरथिंकिंग। सवाल ये उठता है कि हम इतना ओवरथिंक करते ही क्यों हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमंस ओवरथिंकिंग डेवलप इसलिए करते हैं क्योंकि हम अनसर्टेन सिचुएशंस पे कंट्रोल चाहते हैं। हमारा दिमाग एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, हर चीज को प्रिडिक्ट करना चाहता है। जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, जैसे एक नया जॉब ऑफर या शादी का डिसीजन, हम अंदर ही अंदर हजारों पॉसिबिलिटीज का सिमुलेशन चला देते हैं। ये इसलिए ताकि हम किसी भी पेन या रिग्रेट से बच सकें। इन अ वे, ओवरथिंकिंग फील्स लाइक कंट्रोल। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे शायद हम गलती नहीं करेंगे। इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म। अगर मैं हर एंगल से सोच लूं तो मुझे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। सच तो यह है कि ज्यादा सोचने से चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती हैं। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि जो लोग यह सोचकर ओवरथिंक करते हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उनमें एक्चुअली एंग्जाइटी और डिप्रेशन के फीलिंग्स और बढ़ जाते हैं। यानी ओवरथिंकिंग हेल्पफुल होना तो दूर, उल्टा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पीटीएसडी तक से इसका एसोसिएशन पाया गया है। सो आयरॉनिकली, जिससे हम अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते थे, वो ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ को और आउट ऑफ कंट्रोल बना देता है। इसका नतीजा ओवरथिंकिंग का एक विशियस साइकिल बन सकता है। जब आप ओवरथिंक करते हो, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। स्ट्रेस, वरी, नींद की प्रॉब्लम सब शुरू हो जाता है। और जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है तो और ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है। एक साइकिल जो टूटने का नाम नहीं लेता। ओवरथिंकिंग से मेंटल एग्जॉस्शन होता है। आप थक जाते हो सिर्फ सोचकर ही। कभी कभी तो सिर दर्द, फटीग, इवन फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। ओवरथिंकिंग के चक्कर में हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते। हम बस उस प्रॉब्लम को माइंड में घुमाते रहते हैं, पर सॉल्यूशन नहीं निकलता। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक स्टॉर्म आने वाला है। ओवरथिंकर क्या सोचेगा? यार ये तो बहुत बुरा तूफान आएगा, घर को नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ ही क्यों, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम सॉल्वर सोचेगा, ठीक है, आने दो, मैं अभी गार्डन में से फ्रेजाइल चीजें हटा देता हूं, सैंडबैग्स रख देता हूं, अगर ज्यादा बारिश हुई तो प्लाईवुड ले आऊंगा विंडोज के लिए। देखा आपने फर्क? ओवरथिंकिंग सिर्फ इमोशंस को फ्यूल करता है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन की तरफ ले जाता है। ओवरथिंकिंग का नतीजा अक्सर पैरालिसिस होता है। हम सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं।
अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग के नुकसान और फायदे की। अब तक हमने ओवरथिंकिंग के काफी नेगेटिव साइड्स की बात की, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैरालिसिस। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। ये जो ओवरथिंकिंग का मॉन्स्टर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके कुछ छिपे हुए फायदे भी हैं। हाँ, ओवरथिंकिंग कैन बी अ डबल एज्ड सोर्ड, एक मेनेसिंग शैडो भी और एक गाइडिंग लाइट भी। सो अब हम बात करेंगे कि इसी ओवरथिंकिंग को हम अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सकते हैं। पहले तो एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ओवरथिंकिंग को हम अगर थोड़ा रिफ्रेम करें तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ बन सकता है। सोचने वाली बात है, जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो अक्सर सेंसिटिव और डीप थिंकर्स होते हैं। सरफेस लेवल पे चीजों को एक्सेप्ट करने से बेटर वो उनकी गहराई में जाते हैं। अगर हम अपने इस हैबिट को थोड़ी डायरेक्शन दें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स पे नजर डालते हैं जो रिसर्चर्स ने हाईलाइट किए हैं। पहला है बेटर डिसीजन मेकिंग। ओवरथिंकर्स ऐसे ही बदनाम हैं कि वो इनडिसाइसिव होते हैं, पर सोचिए जब आप हर एंगल मेटिकुलसली एनालाइज करते हैं तो डिसीजन काफी सॉलिड और इन्फॉर्म्ड निकलता है। इंपल्सिव लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन ओवरथिंकर ने हर प्रोस कॉन्स तोल-मोल के जो फैसला लिया है उसमें गलती की संभावना कम है। इनफैक्ट ओवरथिंकिंग कैन फॉस्टर बेटर डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग ऑल एंगल्स। आप थोड़ा देर से फैसला लो, लेकिन दिल को तसल्ली होती है कि सब फैक्टर कंसिडर किए। दूसरा है डीपर अंडरस्टैंडिंग। ज्यादा सोचने का एक ये भी फायदा है कि आप चीजों की इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने लगते हैं। ओवरथिंकर्स में एक क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि हर चीज के लिए लेकिन ऐसा क्यों है टाइप के सवाल उनके दिमाग में रहते हैं। किसी टॉपिक को ऊपर ऊपर नहीं घोल कर पीते हैं, गूगल पे, बुक्स में अपने ख्यालों में घुसते चले जाते हैं जब तक एक गहरी अंडरस्टैंडिंग न मिल जाए। दिस रिलेंटलेस चिंता नहीं बल्कि परस्यूट ऑफ नॉलेज बन सकता है। आप दुनिया को एक अलग नजर से देखते हो जब आप हर लेयर के थ्रू सोचते हो। तीसरा है क्रिएटिविटी। ये थोड़ा आयरॉनिक लग सकता है, पर ओवरथिंकर्स के इमेजिनेशन का इंजन फुल स्पीड पे चल रहा होता है। इतने सारे व्हाट इफ सिनेरियोज दिमाग में चलते हैं कि कभी कभी नए आइडियाज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकल कर आ जाते हैं, जैसे दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही हो कॉन्स्टेंटली। स्टडीज ने भी नोट किया है कि ओवरथिंकर्स टेंड टू हैव हायर लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि वो कन्वेंशनल बाउंड्रीज के पार सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रॉब्लम सबके लिए एक ही तरह की दिख रही है, एक ओवरथिंकर उसमें नए पर्सपेक्टिव और पॉसिबिलिटीज देख सकता है। फोर्थ है एम्पैथी, यही ओवरथिंकिंग। जब दूसरों की फीलिंग्स और सिचुएशंस पर अप्लाई हो तो बड़ी गहरी सहानुभूति पैदा कर सकती है। ओवरथिंकर्स ऑफ्टन ओवर एनालाइज ये कि उनके एक्शंस का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। इस आदत से अनस्पोकन इमोशंस और सिग्नल्स को पिकअप करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। Beneath the layers of overthinking lies a profound empathy for the human experience. क्योंकि जब आप हर चीज में इतना सोचते हैं तो आप नेचुरली सोचोगे कि दूसरे क्या फील कर रहे होंगे। इस तरह ओवरथिंकर्स अक्सर औरों के इमोशंस को नेविगेट करने में माहिर हो जाते हैं। They can forge deeper connections because उनको हर इंटरैक्शन की न्यूआंसेस फील होती हैं। देखा आपने, जो चीज एक कमजोरी लगती थी उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स भी छुपे हैं। द की इज कि हम अपने ओवरथिंकिंग को एक टूल की तरह यूज करना सीखें, न कि एक ऑब्स्टिकल की तरह। ओवरथिंकिंग को अगर सही तरह चैनल किया जाए तो ये एक फॉर्मिडेबल एलाई बन सकता है। अब बात करते हैं फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स की। ओवरथिंकिंग और डाउट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है दोस्तों। हिस्ट्री में बहुत से ग्रेट थिंकर्स ने डाउट, एंग्जाइटी और मेंटल लूप्स से डील किया है। किसी ने इससे जूझकर सच का रास्ता ढूंढा तो किसी ने सेल्फ डिस्कवरी का जरिया बनाया। चलिए कुछ मशहूर फिलोसोफर्स और थिंकर्स से जानते हैं कि उन्होंने ओवरथिंकिंग जैसी चीज को कैसे देखा। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के शुरुआत के मानिंद रेने डिकार्ट्स की। 17th सेंचुरी में डिकार्ट ने एक एक्सट्रीम अप्रोच लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर चीज पर डाउट करेंगे, हर बिलीफ को डिमोलिश करके देखेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें 60% सर्टन नॉलेज का एक बेस मिल सके। सोचिए, एक आदमी अकेला कमरे में बैठा हर चीज पे सवाल उठा रहा है। मैं किस चीज को सच मानता था? क्या पता वो गलत हो, मेरे सेंसेस भी धोखा दे सकते हैं। डिकार्ट इतना ओवरथिंक या कह लीजिए मेथोडिकली डाउट करते गए कि एक पॉइंट पर ऐसा लगा कुछ भी पक्का सच नहीं है। बट देन ही फाउंड वन थिंग ही कुडंट डाउट, अपना खुद का सोचना। उन्होंने फेमसली कहा, कोगिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब यह है कि
जब तक मैं सोच रहा हूं, मैं अपनी एग्जिस्टेंस पे शक नहीं कर सकता। थिंकिंग प्रूव्ड दैट ही एग्जिस्ट्स, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो सोच कौन रहा है। इस तरह डिकार्ट्स ने ओवर थिंकिंग को एक टूल की तरह यूज किया टू रीच अ फंडामेंटल ट्रूथ। उनका मानना था कि खुल के सोचो, शक करो, ताकि तुम पक्का सच तक पहुंच सको। यहां हम एक लेसन ले सकते हैं। कभी कभी अपने डाउट्स को एक्सप्लोर करने से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। डिकार्ट जैसा रैशनल ओवरथिंकर हमें सिखाता है कि अगर हम अपने सोचने की कैपेसिटी को सिस्टमैटिकली यूज करें तो हम अपने एग्जिस्टेंस और बिलीफ्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक दूसरे फिलोसोफर की बात करते हैं, सोरेन कीरकेगार्ड, जो 19th सेंचुरी के डेनिश फिलोसोफर थे और एग्जिस्टेंशियलिज्म के पितामह माने जाते हैं। कीरकेगार्ड ने एंजाइटी को बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंगल से देखा। उन्होंने कहा था, एंजाइटी इज द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। मतलब चिंता एक तरह की चक्कर आने वाली फीलिंग है जो हमें तैब होती है जब हम ट्रूली फ्री होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, पर सोचिए, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज होती हैं लाइफ में, तो एक डर रहता है कहीं गलत चॉइस ना हो जाए। फ्री विल एक ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी, क्योंकि फ्रीडम के साथ आता है अनसर्टेनिटी का चक्कर। कीरकेगार्ड कहते थे कि जब इंसान खुद डिसाइड करता है अपने रास्ते, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ महसूस करके घबरा जाता है। यही एंजाइटी की जड़ है। आज के यंगस्टर्स भी इसी वजह से ओवरथिंक करते हैं ना। जॉब या हायर स्टडीज, इंडिया में रहूं या अब्रॉड जाऊं, ये करियर या वो करियर, इतने ऑप्शंस हैं कि हम फलाना चूज करें तो दूसरा मिस हो जाएगा। इस सोच से एंजाइटी होती है। लेकिन कीरकेगार्ड का पर्सपेक्टिव यह था कि यह एंजाइटी बेकार नहीं है। वो कहते थे कि अगर आप एंजाइटी को सही तरह से समझ लो तो ये आपको सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। उनके वर्ड्स में, Whoever has learned to be anxious in the right way has learned the ultimate, यानी जिसने एंजाइटी को सही तरह से देखना सीख लिया, उसने बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया। एंजाइटी हमें बताती है कि हम फ्री हैं, हमारे चॉइसेस हमारे हाथ में हैं। ये एक बड़ा सेल्फ एग्जामिनेशन वाला मौका देती है। हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज का डर है। कीरकेगार्ड ने अपने राइटिंग्स में डाउट और डिस्पेयर के बारे में लिखा। आइदर और जैसे किताबों में उन्होंने एग्जिस्टेंशियल चॉइस की डिलेमासन को एक्सप्लोर किया। उनका सोल्यूशन था कि सोच सोचकर व्यक्ति अंत में एक छलांग लगाए, अ लीप ऑफ फेथ। यानी ओवरथिंकिंग एक पॉइंट तक आपको ले जाएगी, पर उसके बाद आपको डिसाइड करना ही पड़ता है, प्योर ट्रस्ट के साथ, बिना पूरी गारंटी के। इसमें एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी था उनकी फिलॉसफी में, कि ये लीप ऑफ फेथ इंसान को ऊपर उठा सकता है। हम सेक्युलर सेंस में देखें तो मैसेज ये है, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को अवॉइड करने की जगह समझो कि ये बताने आए हैं कि डिसीजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिम्मत करके फैसला लो। ओवरथिंकिंग को एक साइन समझो कि ये मैटर करता है, लेकिन फिर उस पर फ्रीज मत रहो, आगे बढ़ो। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, एंशिएंट रोम। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन एम्परर थे और स्टोइक फिलोसोफर भी, उनकी लाइफ भी कांस्टेंट टेंशन और डिसीजन मेकिंग से भारी थी। एम्पायर चलाना कोई मजाक नहीं है, हर वक्त वॉर, पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं मार्कस रात को अपने टेंट में बैठकर मेडिटेशंस लिखा करते थे, एक पर्सनल डायरी जिसमें वो अपने ख्याल लिखते थे, खुद को समझाते थे। स्टोइक फिलॉसफी बेसिकली कहती है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट। ओवरथिंकिंग में हम अक्सर उन चीजों पे स्ट्रेस लेते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे वेदर, दूसरे लोगों का बिहेवियर, पास्ट इवेंट्स। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. उन्होंने ये क्वोट अपनी राइटिंग्स में लिखा था कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने सोच को अच्छे डायरेक्शन में डालो। अगर हम नेगेटिव ओवरथिंकिंग करेंगे तो खुशी गायब, लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को डिसिप्लिन कर लें तो हम स्ट्रेस को टैकल कर सकते हैं। मार्कस लिखते हैं कि हमारे पास हमारे माइंड पर कंट्रोल है, बाहर की इवेंट्स पर नहीं। यानी पावर हमारे माइंड को शेप करने में है। उनका खुद का टेक्निक ये था कि वो लिखते थे, रिफ्लेक्ट करते थे। ये एक तरीका है ओवरथिंकिंग को इनसाइट में कन्वर्ट करने का। स्टोइक्स बिलीव इन रैशनल एनालिसिस बट नॉट एंडलेस वरी। वो कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है और तुम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो तो डरना कैसा, और अगर सोल्यूशन नहीं है तो डरने से क्या फायदा। इस तरह की माइंडसेट से मार्कस ने अपने डाउट्स को मैनेज किया। आज के जमाने में हम मार्कस ऑरेलियस से ये सीख सकते हैं, गार्ड योर थॉट्स। जब भी आप ओवरथिंक करके पैनिक मोड में जाने लगो, स्टॉप एंड आस्क, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो स्टोइक बनो
और उसे छोड़ने की कोशिश करो, और जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो। ओवरथिंकिंग को सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस की मदद से कम किया जा सकता है। यही स्टोइक विजडम है। जैसे मार्कस ने लिखा है, अपने विचारों को सुधारो, खुशी अपने आप बढ़ जाएगी। अगला फिलोसोफर है थोड़े फ्लम्बॉयंट और कॉन्ट्रडिक्टरी फ्रीडरिच नीत्शे। उनकी फिलॉसफी लाइफ की हर्श रियलिटीज अपने आप को ओवरकम करने पे फोकस करती है। नीत्शे ने खुद भी काफी पर्सनल स्ट्रगल्स फेस किए। उनकी सोच बहुत इंटेंस थी। एक तरह से वो भी अपने माइंड के एक्सट्रीम्स पे जाते थे। उनका एक बड़ा मशहूर क्वोट है, "He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss gazes also into you." इसका मतलब, अगर आप अंधेरे यानी प्रॉब्लम्स, नेगेटिव थॉट्स में बहुत देर तक झांकोगे, तो वो अंधेरा आपके अंदर झांकने लगेगा और आप उसी में खुद को खो दोगे। ओवरथिंकिंग पर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। नीचे वार्न कर रहे हैं कि बी केयरफुल, कहीं आप बुरी चीज से लड़ते लड़ते खुद उस जैसे ना बन जाओ। हम भी जब नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर टाइम वर्स्ट केस, हर टाइम अपनी कमी, दुनिया की प्रॉब्लम्स, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी हमारी आइडेंटिटी बनने लगती है। ओवरथिंकिंग अगर सिर्फ नेगेटिविटी और सिनिसिज्म पे हो तो इंसान उस अबिस का हिस्सा बन जाता है। ये एक तरह का कॉशन है। ओवरथिंक, लेकिन खुद को उस सोच में इतना मत डुबाओ कि खुद का ही लॉस हो जाए। लेकिन सिर्फ वार्निंग ही नहीं, नीत्शे के पास एक और इंटरेस्टिंग इनसाइट है। उन्होंने लाइफ के केओस को एक क्रिएटिव फोर्स की तरह देखा। नीत्शे का कहना था, "One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star." सुनने में पोएटिक लगता है ना? एक सितारा जन्म देने के लिए खुद के अंदर अभी थोड़ा केओस होना जरूरी है। यानी अगर आप कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ ब्रिलियंट बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो थोड़ा बहुत केओस, थोड़ी हलचल, थोड़ा ओवरथिंकिंग की एजिटेशन में भी जरूरी है। ग्रेट आर्ट, ग्रेट आइडियाज अक्सर एक रेस्टलेसनेस से, एक डिससेटिस्फैक्शन से पैदा होते हैं। अगर सब कुछ शांत और परफेक्ट हो तो ना कोई सवाल उठता है, ना कोई नई खोज होती है। नीत्शे एनकरेज करते हैं कि अपने अंदर के केओस को डिनाई मत करो, उसको चैनल करके एक डांसिंग स्टार, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम क्रिएट करो। ओवरथिंकिंग जो हमारे अंदर एक टर्मोइल क्रिएट करता है, उसे हम क्रिएटिविटी, फिलॉसफी या सेल्फ इंप्रूवमेंट का काम ले सकते हैं। उनकी अपनी लाइफ का मोटो था, "What doesn't kill me makes me stronger." हर स्ट्रगल, हर ओवरथॉट नाइट, अगर उसे गुजरे और सीख लिया तो आप और मजबूत निकलोगे। सो नीत्शे से हमें डुअल लेसन मिलता है। एक तरफ ये याद दिलाना कि ओवरथिंकिंग के अंधेरे में हद से ज्यादा न घुस जाएं, पर दूसरी तरफ अपने अंदर के थॉट केओस को कभी कभी गलत नहीं, बल्कि एक जरूरी इंग्रेडिएंट समझें अपने ग्रोथ के लिए। अब तक हमने काफी वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात की। अपने ही देश में भी कुछ थिंकर्स ने माइंड की वर्किंग पर बहुत गहरे इंसाइट दिए हैं। ओशो, एक इंडियन मिस्टिक और स्पिरिचुअल टीचर, उन्होंने माइंड और ओवरथिंकिंग को लेकर बहुत कुछ कहा है। वेस्टर्न अप्रोच में हमने देखा कि सोच को कैसे हार्नेस करें। ओशो थोड़ा अलग कहते हैं। वो कहते थे कि सोच को रोकने की जरूरत नहीं, उसको ऑब्जर्व करना सीखो। ओशो एक बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं। आपका माइंड आसमान की तरह है और विचार बादलों की तरह। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान बना रहता है। मतलब थॉट्स आर ट्रांजिएंट, वे आते जाते रहेंगे, पर जो आप हैं, द ऑब्जर्वर, वो परमानेंट है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उन्होंने कहा, थॉट्स आर गेस्ट्स, यू आर द होस्ट। अगर मेहमान घर में आधी रात तक पार्टी करते रहें और घर के मालिक को सोने ना दें, तो दिक्कत होगी ना। बस वैसे ही हमेशा याद रखो कि तुम थॉट के होस्ट हो, उसे आंखों के सामने आने दो, जाने दो। ओशो कहते हैं कि हम जब ओवरथिंक करते हैं, हमारा पूरा ध्यान उन थॉट्स पर चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम उन्हें बस देख सकते हैं अलग होकर। उनकी मेडिटेशन की टेक्निक यही है, बिकम अ विटनेस। जब आप एक विटनेस की तरह अपने माइंड को देखते हो, तो ओवरथिंकिंग का जो चक्र है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि हम और फाइट नहीं कर रहे ख्यालों से। ओशो का यह भी मानना था कि थॉट्स को फोर्सफुली स्टॉप करना सोल्यूशन नहीं है। इफ यू ट्राई टू स्टॉप थॉट्स, दैट वेरी एफर्ट इज अनदर थॉट, ही वुड से। आप सोच के साथ लड़ोगे तो एक थॉट दूसरे से लड़ रहा होगा और यह जंग खत्म नहीं होगी। इससे बेहतर है एक कदम पीछे हटें और माइंड को एक आसमान की तरह देखना शुरू करें, जिसमें विचार बादलों की तरह फ्लोट कर रहे हैं,
धीरे से आप पाएंगे कि कुछ गैप हैं थॉट्स के बीच, हल्का हल्का साइलेंस। उस साइलेंस में ही रियल इंसाइट पैदा होता है। ओशो का मैसेज हमारे लिए यह है कि कभी कभी ओवरथिंकिंग का इलाज ओवर एनालिसिस नहीं बल्कि नो माइंड की स्टेट है। अगर हम रोज थोड़ी देर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, अपने थॉट्स को जजमेंट के बिना ऑब्जर्व करना सीखें, तो हमारा माइंड एक साधन बन जाएगा, स्वामी नहीं। जैसे ओशो और कई स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं, द माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। दिमाग को अपना नौकर बनाओ, आका बनने दो, तभी ओवरथिंकिंग आपको कंट्रोल नहीं करेगा। तो अब हमारे पास कई पर्सपेक्टिव्स हैं। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हम ओवरथिंक क्यों करते हैं, किन चीजों से हमें ट्रिगर होता है। हमने देखा कि कुछ लोगों ने ओवरथिंकिंग से नुकसान उठाया, पर कैसे उसी में स्ट्रेंथ भी ढूंढी। फिलोसोफर्स ने डाउट को ट्रूथ की ओर मोड़ दिया, एंग्जाइटी को फ्रीडम का हिस्सा माना, थॉट को डिसिप्लिन किया, केओस को क्रिएटिविटी में बदला और माइंडफुलनेस से माइंड को शांत करना सीखा। अब प्रैक्टिकल लेवल पर क्या करें? यहां 25 से 40 साल के यंगर फोक्स सुन रहे हैं, जिनकी लाइफ में करियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ डाउट के इश्यूज चल रहे होंगे। हाउ डू वी यूज ओवरथिंकिंग टू आवर एडवांटेज इन डेली लाइफ? कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनके जरिए आप अपने ओवर एक्टिव माइंड को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकते हो। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन। अगर आप सोचते ही रहते हैं तो उस एनर्जी को थोड़ा स्ट्रक्चर दें। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल लिखना शुरू करें। बहुत से ओवरथिंकर्स के लिए लिखना एक पावरफुल आउटलेट है। जो चीजें दिमाग में घूम रही हैं उनको कागज पे उतार दो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपको खुद अपने थॉट्स दिखाई देंगे ब्लैक एंड व्हाइट में और उनका ओवरलोड कम होगा। दूसरा, आप पैटर्न देख पाओगे। शायद आप रोज रात को वही 3 चीजें सोच रहे हो। वंस यू सी अ पैटर्न, यू कैन एड्रेस इट। मार्कस ऑरेलियस को याद करिए, उनकी मेडिटेशंस असल में एक जर्नल ही थी जिसे वो अपने माइंड को साफ करते थे। आप भी अपने मेडिटेशंस लिखिए, चाहे डिजिटल ऐप पे या नोटबुक में। फिक्स 15 to 20 मिनट हर दिन थिंकिंग टाइम एलोकेट करो, जिसमें आप खुल के सोचो और लिखो। फिर खुद को कट ऑफ कर दो, बोलो कि अच्छा अब इनफ सोच लिया, अब मैं कुछ और करूंगा। इस तरह आप अपने ओवरथिंकिंग को कंटेन करके उसे इनसाइट निकालने का काम ले सकते हैं। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। जैसे हमने पहले बात की, ओवरथिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क होता है। नेक्स्ट टाइम आप पकड़े जाएं वरी लूप में, खुद से पूछिए, क्या मैं इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं या सिर्फ परेशान ही हो रहा हूं? ओवरथिंकिंग में हम इमेजिन करते रहते हैं, यार ये गड़बड़ हो गया तो, या फिर वो हो गया तो। इंस्टेड अपने आप को बोलिए फोकस ऑन एक्शनेबल्स। एग्जाम्पल के लिए, एक फ्रेंड को इंटरव्यू की बहुत टेंशन थी। वो ओवरथिंक कर रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो, इंटरव्यूअर कैसे होंगे, मैं गलत बोल गया तो। मैंने उसको सजेशन दिया, चल मान लिया ये सब सोच रहे हो, अब इसी को यूज करके तैयारी करते हैं। हमने मिलकर वर्स्ट केस क्वेश्चंस की लिस्ट बनाए और उनके आंसर्स प्रैक्टिस किए। उसने अपने ओवरथिंकिंग को ही एक मॉक ड्रिल की तरह ट्रीट किया। जो चीजें से दिमाग डर रहा था, उन सब पर स्ट्रैटेजी बना ली। एंड गेस व्हाट, उसका इंटरव्यू काफी अच्छा गया, क्योंकि वो पहले ही इतना मेंटली प्रिपेयर्ड था। तो आप भी अपने हर व्हाट इफ को एक टू डू में कन्वर्ट करो। व्हाट इफ एक्स हैपन्स? ठीक है, तो उसके लिए वाई रेडी रखेंगे। दिस वे आप ओवरथिंकिंग को प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में बदल सकते हैं। थर्ड है माइंडफुलनेस एंड मॉडरेशन। ओवरथिंकर्स को एक्सट्रीम में जीने की आदत हो जाती है, या तो 0 या 100। यहां हमें मॉडरेशन सीखने की जरूरत है। डेली लाइफ में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जैसे अभी ओशो की बात की। थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर मोड ऑन करें। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रेट। नहीं तो सिंपल चीजें, सुबह वॉक पर जाते हो तो एक एक स्टेप महसूस करो। नेचर को नोटिस करो बिना किसी और थॉट के। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पे ध्यान दो। दीज प्रैक्टिसेस ट्रेन योर ब्रेन की प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। इससे जब फिर आप ओवरथिंक करने बैठोगे किसी इशू को, आपको कैच करना ईजियर होगा। ओके, अब मैं फिर से फ्यूचर के 10 सिनारियोस बना रहा हूं। लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट। अभी की रियलिटी क्या है? ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बहुत हेल्प करती हैं, जैसे 4-7-8 ब्रीदिंग, 4 सेकेंड्स इनहेल, 7 होल्ड, 8 एक्सहेल। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है जब दिमाग ओवरड्राइव में जा रहा हो। बेसिकली अपने माइंड को ट्रेनिंग दो कि जब वो दौड़ने लगे तो उसे लगाम दे सकें। माइंडफुलनेस से आप ओवरथिंकिंग को कंप्लीटली हटा नहीं रहे, पर आप उसका मास्टर बन रहे हैं धीरे धीरे, जैसे घोड़े को हम ट्रेन करते हैं। फोर्थ है
सेट टाइम लिमिट्स फॉर वरी। अपने लिए वरी टाइम फिक्स करो हर दिन। कह लो शाम को 6:30 बजे से 7 बजे बस मैं वरी करूंगा या डे ड्रीम करूंगा। जब दिन में कोई टेंशन वाला थॉट आए तो खुद से कहो समय आने दो, मैं 6:30 बजे पे इस पे अच्छे से सोचूंगा। इनिशियली ये फनी लग सकता है, पर आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके थॉट्स ओबे करेंगे। और जब वरी टाइम आए तब सच में बैठकर सोचो, क्योंकि तुमने परमिशन दी है। पर 7 बजने के बाद बंद। इससे 2 फायदे होंगे। एक, दिन भर आप थोड़ा फ्री हो जाओगे कांस्टेंट चिंता से, क्योंकि आपने उसको एक कंटेनर दे दिया। दूसरा, जब आप फिक्स टाइम पे बैठोगे सोचने, कई बार पता चलेगा कि अरे इतना कुछ था ही नहीं सोचने को, और थोड़ी देर में यूल गेट बोर्ड एंड डू समथिंग एल्स। इट्स लाइक ट्रिकिंग योर ब्रेन। फिफ्थ है, टॉक इट आउट और राइट इट आउट। ओवर थिंकिंग का इंजन अक्सर साइलेंस में और तेज होता है। अगर आप इस लूप में फंस रहे हो, ट्राई करो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना। बोलने से या सुनाने से क्लैरिटी आती है। कभी कभी हम जब अपने कॉम्प्लेक्स वरीज को शब्दों में डालते हैं तो वो इतने कॉम्प्लेक्स लगते ही नहीं जितना हम सोच रहे थे। वेंटिंग आउट इज हेल्थी, ऑब्वियसली टू समवन हु अंडरस्टैंड्स यू। अगर कोई नहीं अवेलेबल तो रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपने फोन पे अपना ही पॉडकास्ट बना लो सिर्फ अपने लिए। बोलो कि यार मैं इस चीज से परेशान हूं बिकॉज एंड सो ऑन। देन सुनो उस रिकॉर्डिंग को एज इफ एक फ्रेंड बोल रहा है। You might find you can give yourself advice. Sounds quirky, but it works for some. Sixth है, leverage the positives. जैसा हमने डिस्कस किया, आपकी ओवरथिंकिंग में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी। इनको यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन है तो किसी आर्ट या राइटिंग में यूज करो। आई नो अ गाय जिसको रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि दिमाग में फिल्में चलती रहती थी, प्लॉट्स, सिनारियोज। मैंने उसको इनकरेज किया लिखने को। He started writing short stories out of those overactive thoughts. Today, he's actually considering publishing them. आपके अंदर आर्टिस्ट ना सही प्रॉब्लम सॉल्वर तो है। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट अटका है जहां सब सिंपल अप्रोच सोच रहे हैं। Use your deep diving thought process to find an out of box solution. लोग भी इंप्रेस होंगे और आपका ओवरथिंकिंग भी रिवॉर्ड बन जाएगा। एंड एम्पैथी, अपने यार दोस्तों की बात ध्यान से सुनो। ओवरथिंकर्स अच्छे लिसनर्स भी होते हैं क्योंकि वो हर शब्द को सोक अप करते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में एगनी आंट अंकल बन सकते हो क्योंकि आप सोच सोच के उन्हें समझाने के लिए अच्छी बात बोल पाओगे, उनकी प्रॉब्लम को रिलेट कर पाओगे। बस ध्यान रहे कि दूसरों की प्रॉब्लम्स लेके आप खुद ओवरथिंक करके एंग्शियस ना हो जाओ। बाउंड्रीज मेंटेन करें। मैं एक और चीज कहूंगा, कभी कभी अपने ऊपर भी हंस लिया करो। ओवरथिंकर्स लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हर चीज का मतलब निकालना, हर बात पर थॉट बनाना। थोड़ा सा लाइट फील करना सीखें। अगर रात को 3 बजे आप 20 मिनट से इसलिए जगे हुए हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 10 साल बाद आपके बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, जबकि अभी शादी भी नहीं हुई, तो खुद पर हंस लो कि यार मेरा दिमाग भी ना क्या क्या सोचता रहता है। ह्यूमर इज अ ग्रेट टूल टू स्नैप आउट ऑफ अ थॉट स्पाइरल। जब अपने ऊपर हंसना आ जाएगा ना तो ओवरथिंकिंग पे काफी कंट्रोल मिल जाता है क्योंकि आप उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे। अब बात करते हैं इस पूरे कंक्लूजन की। ओवरथिंकिंग, ये शब्द सुनते ही हमें अक्सर नेगेटिव वाइब्स आती हैं। हम सोचते हैं ये बस हमारी एनिमी है जो हमें हर वक्त सताती है। लेकिन आज हमने मिलकर ये एक्सप्लोर किया कि कैसे इसी ओवरथिंकिंग को हम फ्रेंड बना सकते हैं। बात कंट्रोल की है, पर्सपेक्टिव की है। अगर हम ऑटो पायलट पे चलते रहें तो ओवरथिंकिंग हमें ड्रैग करेगी अपने पागलपन में। पर अगर हम अवेयरनेस के साथ, थोड़ी स्ट्रैटेजी के साथ इस सोच को इस्तेमाल करें तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक पावरफुल टूल बन जाती है। इट्स लाइक दैट क्वोट वी डिस्कस्ड। माइंड एक खूबसूरत नौकर है, पर अगर उसे आका बनाओगे तो खतरा है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने माइंड के मास्टर बनोगे। आप देखो, सोचना बुरा नहीं है। इंसान को सोचने की कैपेसिटी ही अलग बनाती है। डेकार्ट ने सोच को ही अपनी आइडेंटिटी बनाया। आई थिंक, देयरफॉर आई एम। प्रॉब्लम तब होती है जब सोच सही दिशा में नहीं जाती या सोच जरूरत से ज्यादा हो जाती है। So, be a प्रसन्न चिंतक, happy thinker, not a paralyzed overthinker. डाउट करिए, पर उस डाउट को क्वेश्चन बनाओ, एक्सप्लोर करो, फिर आंसर ढूंढ के मूव ऑन करो। एंग्जाइटी फील हुई तो समझो कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो, एक्शन लो। अगर बहुत कंफ्यूजन है तो किसी एक फिलॉसफी से गाइडेंस ले लो। स्टोइसिज्म से माइंड कंट्रोल सीखो, एग्जिस्टेंशियलिज्म से डिसीजन की हिम्मत लो, ईस्टर्न फिलॉसफी से माइंड को शांत करना सीखो। सबका सार यही है कि अवेयरनेस रखो। आखिर में मैं यही कहूंगा कि ओवरथिंकिंग को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे हार्नेस करो।
अगली बार आप खुद को मेंटल लूप्स में फंसा हुआ पाओ, एक स्टेप पीछे जाओ और सोचो, मेरा दिमाग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। शायद कोई अधूरा इमोशन है जिसे एड्रेस करना है, शायद कोई डर है जिसको फेस करना है, शायद कोई सपना है जिसको प्लान करना है। उसे इग्नोर मत करो, लिसन टू इट बट डोंट लेट इट ड्राउन यू। उस ओवरथिंकिंग को एक जानवर, वाइल्ड हॉर्स की तरह समझो जिसे आपने पाल रखा है। अनट्रेन्ड है तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन अगर आपने उसको ट्रेन कर लिया तो वो ही हॉर्स आपको मंजिल तक ले जाएगा। दोस्तों, ओवरथिंकिंग मॉडर्न लाइफ का हिस्सा है, हम एस्केप नहीं कर सकते, पर हमारे पास खुद की अवेयरनेस और विजडम का लगम है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को समझो, सेल्फ अवेयरनेस से काम लो। धीरे धीरे you'll turn this overthinking from a nagging enemy into a wise advisor। जाते जाते एक लाइन याद आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। By embracing the positive aspects of overthinking, we transform it from a foe into a formidable ally। मतलब अगर हम इसकी अच्छी बातों को अपनाते हैं तो ये दुश्मन नहीं बल्कि हमारा ग्रोथ का कैटलिस्ट बन सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में थोड़ी देर रहने से ही हम तारे देख पाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप रात को लेट तक सोच में डूबे हों या किसी डिसीजन पर ओवर एनालाइज कर रहे हों, याद रखिए, आप सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं और ये सोच आपको तराश सकती है। यूज इट वाइजली। विद दैट होपफुल मैसेज मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी ओवरथिंकिंग।